हेलो। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ इन्वेंट्री, और उसमें मैं आपको बताऊंगा मीनिंग नेचर इन्वेंट्री के बारे में, और साथ में बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज, क्यों इन्वेंट्रीज को होल्ड करते हैं। और एक और टॉपिक हम कवर करेंगे, रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज। तो ये जो हम कर रहे हैं आज की वीडियो में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में है रिसीवेबल, जो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्किंग कैपिटल में हमारी इन्वेंट्रीज। तो उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है कि हमें पहले इन्वेंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री क्या है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इन्वेंट्री आपको पता ही है, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए कॉमन नेम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन स्टॉक, कि आपको जो है वो कुछ स्टॉक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स का आपको मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो है वो आपका बिजनेस जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली चलती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसलिए हमें जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इन्वेंट्रीज मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो डिक्शनरी मीनिंग का जो अगर हम लें इन्वेंट्री का, दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स, और लिस्ट ऑफ गुड्स की लिस्ट ऑफ गुड्स है, स्टॉक ऑफ गुड्स है। तो इन्वेंट्री जो है अलग अलग लोग उसको अलग अलग मीनिंग जो है वो लेते हैं इन्वेंट्री के, स्टॉक के। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में जो है उसमें रॉ मटेरियल भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, स्टोर्स भी आ जाते हैं। तो इन्वेंट्री के बारे में जो है वो अलग अलग ऑथर के लिए या अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो इन्वेंट्री में अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो है इन्वेंट्री में ये पार्ट्स हम इंक्लूड करते हैं। पहला है रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल जो है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए बेसिकली क्या है कि दैट इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, की रॉ मटेरियल कच्चा माल। तो कच्चे माल की जरूरत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में पड़ती है। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि जो गुड्स आपने बनाने हैं तो उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट हो गया आपका रॉ मटेरियल। दूसरा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि आपका रॉ मटेरियल था, उसको आपने जो है वो प्रोसेसिंग में डाल दिया है, बट उसमें प्रोसेस में डालने के बाद वो भी फाइनल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इन बिटवीन जब तक वो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट मतलब प्रोसेस में एंटर हो चुका है, बट प्रोसेस से वो फाइनली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इन बिटवीन जो भी मटेरियल का स्टॉक रहेगा दैट इज कंसिडर्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस, कि उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में कंसिडर करते हैं, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है। और वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसकी क्वांटिटी या क्वांटम डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना लेंथी है, कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करता है। देन एक आ जाता है इसमें कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स जो है दे आर नॉट डायरेक्टली द पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं है, बट प्रोडक्शन को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि आपका जो है फ्यूल ऑयल या मैकेनिकल ऑयल्स जो हैं, आपको मशीनरी को चलाने के लिए, रन करने के लिए कुछ उस तरह के कंज्यूमेबल आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको अपने स्टॉक में मेंटेन रखने पड़ते हैं। बेशक वो प्रोडक्शन कॉस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा, मेजर हिस्सा पार्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी उनको जो है हमें मेंटेन रखना पड़ता है स्टॉक्स में, ताकि जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा स्मूथ चलता रहे। देन फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट तो जो है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है, सभी को लिए जो है उसकी ज़रूरत होती है फिनिश गुड्स की, जिन्होंने भी जो है वो उसमें डील करना है सेल करने के लिए फिनिश गुड्स की। फाइनल जो है वो सामान आपका बन के तैयार है, जिसको आपने अपने कस्टमर्स को सेल करना होता है, तो वो फिनिश गुड्स दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। एंड लास्ट वन इज स्पेयर्स। स्पेयर्स ऑल्सो पार्ट द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। उसमें जो है डायरेक्टली जो है आपके जो कंजम्पशन में जो है रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह में नहीं आते हैं। तो स्पेयर्स एंड रिपेयर्स की, जिसमें जैसे इंजन के पार्ट्स हो गए, स्क्रूज हो गए, नट्स हो गए, तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो मशीनरीज को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो दे आर द पार्ट ऑफ स्पेयर्स, और उनको भी जो है वो इन्वेंट्रीज में हम काउंट करते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो है वो स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वियर एंड टीयर जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पे जो है हमें स्पेयर पार्ट्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। बट जहाँ पर वियर एंड टीयर कम रहता है तो स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक जो है हम कम मेंटेन करते हैं, बट दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड नीडेड टू बी मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट बात पॉइंट आया था हमारे पास, पर्पस और बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज। अब बात है कि जो इन्वेंट्रीज हैं उनको रखने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, या क्या फ़ायदे हैं।
तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कुछ ना कुछ अपने फंड्स जो है वो इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं, ताकि जो है अगर बात करें हम रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल इसलिए कि प्रोडक्शन प्रोसेस आपका स्मूथली चलता रहे। फिनिश गुड इसलिए कि जब भी आपके पास जो है वो डिमांड आए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो है आपके पास गुड्स अवेलेबल हों और आप जो है वो कस्टमर्स को टाइमली जो है वो सप्लाई प्रोवाइड कर सकें। और वो फिनिश गुड से को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को प्रोसेस में डालना पड़ता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी हमारी कुछ ना कुछ जो है वो इन अमाउंट जो है वो फंड्स इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। बट अब पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है उन इन्वेंट्रीज को होल्ड करने के लिए? तो बेसिकली जो इन्वेंट्री होल्डिंग मोटिव्स हैं हमारे, उनको 3 पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला होता है ट्रांजेक्शन मोटिव का, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव की ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है कि कंटिन्यूस हमारी प्रोडक्शन चलती रहे, टाइमली जो है हमारे सेल्स ऑर्डर्स उनको एग्जीक्यूट किया जा सके, समय से उनको सप्लाई दी जा सके और ना हमारी प्रोडक्शन रुके, और जो है सेल्स ऑर्डर उनको जो है वो समय से हम प्रोसेस कर सकें। वो ट्रांजेक्शन मोटिव की बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट करनी है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी इन्वेंट्रीज हमें रखनी पड़ती है। दूसरा मोटिव आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव की, अब जैसे आपकी रॉ मटेरियल्स हैं, तो रॉ मटेरियल्स आपको क्या है कि उसके लिए आप अपने सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट इन केस की आपको पता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि जो मटेरियल्स हैं अगर उनको ऑर्डर करते हैं तो वो विद इन अ वीक या 7 डेज में हमारे पास आ जाते हैं। बट हो सकता है कि किसी टाइम पे अगर वो जो है विद इन 7 डेज नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है सप्लायर को या ट्रांसपोर्टेशन में, जिसकी वजह से वो 7 डेज की जगह से 10 डेज में आपके पास पहुंच रहा है। तो जो 3 दिन का जो आपके पास स्टॉक है वो हमें मेंटेन रखना पड़ता है कि जो हमारी कुछ एक्सीडेंसीज हैं या फिर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होने वाले हैं डिमांड में या सप्लाईज में, तो उसके लिए जो है हमारे पास अपना एक स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है। दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव कि हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है कि जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं उन फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि इस मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, उन मार्केट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए जो है हमें इन्वेंटरीज को होल्ड करना पड़ता है। कि इन केस जैसे हमें लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, अब प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो उस टाइम पे हम क्या है कि स्टॉक पहले से ही परचेज कर लेते हैं, ताकि जो है वो हमारे पास स्टॉक मेंटेन्ड रहे। और अगर हमें लग रहा है कि जो इसमें जो चेंजेस हैं उनसे हम फायदा उठा सकते हैं, तो उसके लिए जो स्टॉक मेंटेन किया जाता है दैट इज स्पेकुलेटिव मोटिव, कि हम जो है वो प्राइस फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकें कि प्राइस इन फ्यूचर कम होने वाले हैं, ज़्यादा होने वाले हैं, उसके बेसिस पर। देन रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज की, जो हमारा इन्वेंट्रीज होल्ड करते हैं, मतलब अपने पास हमने फंड्स ब्लॉक करके रखे हुए हैं, इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसको अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्क और खर्चे हमारे जुड़े हुए हैं। तो वो रिस्क और खर्चे कौन कौन से हैं? क्योंकि जरूरी है इन्वेंट्रीज मेंटेन करना, बट मेंटेन तो कर रहे हैं, बट उसके साथ जो है वो हमारे कुछ खर्चे जुड़े होते हैं कि उसमें कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहती है और साथ में कुछ और खर्चे भी उसके साथ और रिस्क भी उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो वो कौन कौन से खर्चे हैं, रिस्क हैं? पहली बात कैपिटल कॉस्ट की, कुछ कैपिटल अमाउंट आपकी उसमें इन्वेस्टेड रहती है, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तो जो भी आपने अपने सप्लायर से परचेज किए हैं तो उनको आपने पेमेंट करनी है, तो उसमें जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी जो है वो इन्वेस्टेड रहती है। अगर वो इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करते तो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल सकती थी, बट क्या है कि उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कैपिटल कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है। दूसरी बात आ जाती है स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट की। अब आपने इन्वेंट्रीज परचेज कर ली है तो उसकी प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग भी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे हैंडलिंग प्रॉपर होगी, स्टोरेज प्रॉपर होगी, तभी मटेरियल आपका सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो उसके लिए आपको गोडाउन चाहिए, हो सकता है कि इंश्योरेंस आपको उसका कराना पड़े, अनप्रेडिक्टेबल कोई लॉस होने वाला है, तो उसके लिए जो है आपको हैंडलिंग और स्टोरेज एक्सपेंसेस उसके ऊपर करने पड़ते हैं, ताकि गुड्स आपके मेंटेन्ड रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। देन रिस्क ऑफ प्राइस डिक्लाइन की, हो सकता है कि आने वाले समय में जो है प्राइजेस कम हो जाएं, डिप्रेशन हो जाए मार्केट में या कंपटीशन की वजह से, तो या मार्केट में सप्लाई जो है उन मटेरियल्स की बढ़ जाती है, तो हो सकता है प्राइस कम हो जाए। बट उसको हम प्रिडिक्ट करते हुए जो है एक जो नॉर्मल लेवल है उस लेवल को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जो है वो स्टॉक आउट हो जाता है हमारे पास तो फिर प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा रुक जाता है। इसलिए क्या है कि ये वाला रिस्क भी हमारा बना रहता है कि हमने इन्वेंट्रीज तो रखी हुई हैं, बट हो सकता है कि आने वाले समय में जो है वो उसका प्राइजेस कम हो जाएं, तो वो एक रिस्क हमारा इस होल्डिंग इन्वेंट्रीज के साथ जुड़ा रहता है। देन रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस, हो सकता है कि ऑब्सलीट हो जाए, मटेरियल पड़ा पड़ा खराब हो जाए, तो कस्टमर के टेस्ट में चेंजेस में प्रेफरेंस आ जाए या उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए या कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, तो हो सकता है कि जो मटेरियल आपने परचेज करके रखा हुआ है वो जो है वो आउटडेटेड हो जाए, तो वो भी रिस्क हमारा बना रहता है।
एंड रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी, तो कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो स्टॉक में पड़े पड़े ख़राब भी हो सकती हैं, उनकी क्वालिटी में कमी आ सकती है, तो वो भी एक रिस्क हमारा जुड़ा रहता है, क्योंकि अगर वो क्वालिटी में कमी आ गई तो फिर जो है वो कस्टमर्स को, अगर आप उस प्रोडक्ट को बना के देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं होते। तो अगर जो है वो सामान स्टॉक में रहते रहते उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी में जो है वो कमी आ जाती है, तो उसका भी नुकसान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ता है, वो भी रिस्क उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और या फिर रिस्क हमारे उसके साथ जुड़े हुए हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें करनी पड़ती है, स्टोरेज के लिए कुछ एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे, और प्राइस डिक्लाइन इन फ्यूचर हो सकता है कि प्राइस कम हो जाए, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से है, कंपटीशन की वजह से है, या मार्केट में सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, या ऑब्सलीट हो गया पड़ा पड़ा सामान, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंजेस, रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो गया है, तो ये कोई रीजंस हो सकते हैं। एंड क्वालिटी जो है क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक लाइफ होती है, तो उस लाइफ टाइम के बाद अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जैसे कुछ मेडिकेटेड आइटम्स हैं, मेडिकल गुड्स हैं, मटेरियल्स हैं, या आपकी फूड आइटम्स हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड पीरियड की होती है, और अगर उनको उससे ज़्यादा समय के लिए स्टोर किया जाता है तो वो ख़राब हो जाती है। तो उनकी क्वालिटी में, या अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी आपके पास प्रॉपर नहीं है, तब भी जो है वो मटेरियल की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, कमी आ सकती है उसमें। तो ये सब पॉइंट्स हमें साथ में ध्यान में रखने पड़ते हैं। बट इन सब रिस्क और कॉस्ट के होने के बावजूद भी जो है हमें इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना पड़ता है, ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ चलता रहे, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम टाइमली सप्लाई दे सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती क्या है और कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।